वनिकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ। आज डेट है 30 नवंबर, सैटरडे है, लास्ट का वीक डे है। देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। देखिए आज सच आज नया तो ज़्यादा है नहीं आर्टिकल्स। एक तो आर्टिकल पोल्यूशन पे है, ठीक है। बहुत सारे आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन इसमें आर्टिकल में राइटर जो हैं एक्चुअली जो वर्किंग क्लास और लोअर क्लास है ना, उन पे फोकस कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि पोल्यूशन के वजह से दिल्ली स्पेशली और उसके सराउंडिंग एरिया बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं। लेकिन क्या होता है कि जो बहुत हायर लेवल की पॉलिटिशियन क्लास हो या फिर अपर लेवल की क्लास हो, वो तो फिर भी बियर कर लेती है लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू द पोल्यूशन। लेकिन जो वर्किंग क्लास है, लोअर क्लास है, उनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आर्टिकल डिस्कस किया है, देख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नोट्रे डैम एक मॉन्यूमेंट है जो फ्रांस में है, उस पर एक आर्टिकल है। और संभल जामा मस्जिद वाला इशू आपको पता है कि यूपी के संभल डिस्ट्रिक्ट में ये मस्जिद है, ठीक है। इसका ये पिक्चर है। और अभी जो है लास्ट वीक की बात है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक वायलेंस देखने को मिला, काफ़ी लोग मारे गए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, देखो मैंने आपको बोला था कि सुप्रीम कोर्ट जाने दो इस केस को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट केस गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया है, उनको सुनवाई करने के लिए दे दिया है। तो अब देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या आता है प्ले यहाँ पे, जो डिसीजन आएगा। बाकी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन यही है कि 1526 में ये जो है मस्जिद बनी थी, ठीक है। बाबर के टाइम पर बनाया गया था। एक्चुअली इससे पहले कालकी करके टेम्पल था, ये हिंदू टेम्पल था, ठीक है, जिनको विष्णु का अवतार माना जाता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ना सर्वे कर रहे थे ये प्रूव करने के लिए कि क्या ये सच में हिंदू टेम्पल था और उसकी जगह यहाँ पे मुगलों के द्वारा कुछ बनाया हुआ था मॉन्यूमेंट, ये जो जामा मस्जिद आज प्रेजेंट है। तो तभी उस सर्वे के टाइम पे, जब सर्वे का सेकेंड राउंड चल रहा था, तो यहाँ पे वायलेंस क्रिएट हो गया और नॉर्मल पब्लिक को बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और अभी सब कुछ बंद है वहाँ पे, इंटरनेट वगैरह सब शट डाउन है, ठीक है। तो ये तो बेसिक है यहाँ पे। बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट जब जजमेंट देगा या अपनी तरफ से वर्डिक्ट देगा, तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है, कि क्या राइट्स वायलेट हो रहे हैं यहाँ पे, क्या डिसीजन है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे 2-3 आर्टिकल्स हैं, वो भी छोटे छोटे हैं, देख लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। ज़्यादा नहीं है आज। देखिए आपको पता होगा कि पिछले 2-3 महीने से, अक्टूबर है ना, मिड ऑफ द अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ द नवंबर से, पिछले 1-1.5 महीने से जो है दिल्ली का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा सीवियर है। तो यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि सीवियर प्लस में है, क्योंकि WHO की जो गाइडलाइन है ना, उससे उसकी गाइडलाइन से 50 गुना ज़्यादा है पोल्यूशन का लेवल दिल्ली में। तो एक बार देख लेते हैं कि WHO के अकॉर्डिंग क्या गाइडलाइंस दी हुई है। WHO के अकॉर्डिंग जो है, देखिए 3-4 गाइडलाइंस है। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, 2023 में क्वेश्चन आया था इस पे, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखिए इनके WHO ने कहा है कि जो पर्टिकुलर मैटर होता है ना, 2.5 स्पेसिफिकली 2.5 होता है और 10 होता है पर्टिकुलर मैटर, है ना, PM जिसको बोलते हैं। उसका जो है मेनली जो 10 का है, इन्होंने एस्टिमेशन बताया है कि वो आपका 15 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, है ना। ये जो साइन होता है, ये माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है ना। इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, और वो भी जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा 45 माइक्रोग्राम पर यूनिट जो है 24 घंटे के अंदर में। एक तो ये क्राइटेरिया है WHO का। उसके अलावा जो ओजोन है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है लोअर सरफेस पे, देखिए आप ओजोन कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे ये आपका ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे लेयर्स होती हैं आपकी, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, मीजोस्फेयर, उसके बाद आयनोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर। तो ओजोन एक तो आपको मीजोस्फेयर में भी मिल जाएगा, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर। एक ओजोन आपके नीचे मिलता है, नीचे सरफेस के लेयर पे, तो वो वाली ओजोन की बात यहाँ पे चल रही है। तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है सरफेस पे, वो 100 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी 3 से 8 घंटे के बीच में, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है, उसका कॉन्सेंट्रेशन 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से लेकर एनुअल ये जो है 25 माइक्रोग्राम मीटर हो सकता है आर के बेसिस पे 24 आवर्स में, ठीक है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आपका 40 माइक्रोग्राम है, वो भी 24 घंटे के आसपास में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका 7 ही माइक्रोग्राम पर यूनिट होना चाहिए 24 घंटे में। तो ये क्राइटेरिया अगर एयर क्रॉस कर जाता है, तो वो सीवियरली जो है WHO के गाइडलाइंस को इम्पैक्ट कर रहा है। दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ठीक। और अगर आप अभी दिल्ली की बात करोगे, तो वो WHO की जो गाइडलाइन है उससे 50 टाइम हायर है। तो सोचिए, एक पॉइजन में रह रहे हैं जो दिल्ली में लोग, 2 से 2.5 करोड़ के आसपास जनता रह रही है ना, वो पॉइजन में रह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप एयर क्वालिटी देखोगे, तो अभी नवंबर का डेटा है, 18 नवंबर का, इसका जो एयर क्वालिटी है वो 491 है,
ठीक है, और ये 500 को टॉप कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही चाहे इवन साइंस के लिए भी राइटर बता रहे हैं कि साइंस के लिए भी ये इमेजिनेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतने सीवियर, इतने पॉइजनस एयर में इंसान ब्रीदिंग कैसे कर पा रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। और वो भी अगर आप देखोगे ना, दिल्ली में तो बहुत ही नॉर्मली बिना मास्क के भी लोग जो है घूम रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं डे टू डे लाइफ के, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमें जो है बायोलॉजी साइंस को भी ये क्वेश्चन मार्क लगाती है कि इतने सेंसेबल और इतना पॉइजनस पोल्यूशंस में इंसान का जो है ब्रीदिंग करना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है और इस पर बहुत वो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात आ जाती है कि जो एयर पोल्यूशन है, ऐसा भी नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम पता नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि आपको ये नहीं पता कि ये किस फैक्टर की वजह से हो रहा है ना। और इस एयर पोल्यूशन से कंट्री में मोर्टेलिटी रेट कितनी ज़्यादा हाई होती जा रही है पिछले कई टाइम से। आपको पता है, यहाँ पे डेटा बताया कि कम से कम आप ना हर साल ईच ईयर कम से कम 2 मिलियन लोग ना सिर्फ और सिर्फ इस एयर पोल्यूशन की वजह से ही उनकी डेथ हो रही है। अब एयर पोल्यूशन कैसे ट्रिगर करता है, जैसे कि ब्रेन डेवलपमेंट में, लंग्स में या हार्ट डिजीज़ में ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, जो इनकैलकुलेबल होता है, जो कि इजीली क्योर नहीं हो सकता, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे इन्होंने बोला है, आपको पता है कि हमारा इंडिया जो है सस्टेनेबल गोल की डेवलपमेंट को जो 2030 का टारगेट है उसको अचीव करने के लिए काफ़ी इसने इनिशिएटिव्स उठाए हैं। तो वन ऑफ द गोल हमारा जो है क्लीन एयर भी है, लेकिन इंडिया जो है वन ऑफ द टॉप के कंट्री में है जिसका एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। और ये भी है कि इसका रीज़न अगर आप बात करोगे तो प्राइमरी ड्राइवर्स जो हैं वो पोल्यूटेंट है, नोटेबल इंडस्ट्रीज़ है, व्हीकुलर एमिशन है, एग्रीकल्चर वेस्टिंग है, यूज़ ऑफ कोल, फायरवुड, कुकिंग एंड हीटिंग है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और अगर आप विंटर की बात करोगे तो यहाँ पे ट्रैप हो जाता है एयर जो है ग्राउंड लेवल पे, जिसकी वजह से विंटर बहुत ज़्यादा एक मैन मेड डिजास्टर का काम करना शुरू कर देता है, जो चीज़ अभी प्रेजेंट में हमें देखने को मिल रही है। और ऐसा भी नहीं है कि लोकल की जो गवर्नमेंट है, म्यूनसिपैलिटी दिल्ली की आम आदमी पार्टी हो या फिर अभी सेंट्रल में जो है अगर लेजिस्लेटिव में देखोगे तो दिल्ली के जो है बीजेपी है, ऐसा नहीं है कि सरकार काम भी नहीं कर रही। और स्पेशली आम आदमी पार्टी ने तो काफ़ी लंबे टाइम से काम किया है इस पर काम, जैसे कि पॉलिसीज़, जैसे LPG के जो क्या बोलते हैं कि कुकिंग जो फ्यूल है उसका यूज़ ना करके, जैसे फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ ना करके LPG को हाउस होल्ड्स में पहुंचाना, स्पेशली जो स्लम एरियाज़ हैं, जो लोअर लोग हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो पहले हैं लकड़ी या कोयले का यूज़ करते थे, तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, या फिर यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स को कट करना, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो इंडस्ट्रीज़ कोल का यूज़ करती है, या फिर जो कुकिंग कोयल हो गया, या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन में जो है CNG में शिफ्ट होना। तो ये बहुत सारे एडिक्वेट स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा कंटिन्यूसली लिए गए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे पोल्यूशन का जो है नामो निशान कम नहीं होने को है ना। और यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे इनएडिक्वेट क्रॉनिक इमरजेंसी भी देखी गई है काफ़ी लंबे टाइम से, और ये चीज़ बढ़ती ही जा रही है। सबसे कंसर्न वाली बात पता है क्या है, ये हर साल इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप पिछले 2010 से देखोगे ना, तो यहाँ आप 2024 तक आते आते एक डेकेड से ज़्यादा हो गई, ये पोल्यूशन का लेवल हर बार पीक पे ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि रिड्यूस हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ अगर आसपास कम रहा होगा तो 2 साल वो जो 2020 और 21 में जो लॉकडाउन का टाइम था ना, वो एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे आपके डे टू डे लाइफ में जब आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, उस समय ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये चीज़ें आई कैसे, कि क्या कोर्ट में कभी किसी ने इस पर बात नहीं उठाई, तो सबसे पहले देखिए इस पर पिटीशन ना सुप्रीम कोर्ट पे आज से 30 साल पहले, 3 डेकेड पहले ही जो है MC मेहता करके एक पर्सन है, इन्होंने पिटीशन फाइल किया दिल्ली के एयर पोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे केस नहीं किया गया है, यहाँ पे रेगुलर अथॉरिटी को उसी के बाद 2010 में जो है ग्रीन ट्रिब्यूनल बना था आपका, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल NGT का मेन काम ही यही था कि पोल्यूशन को रोकना यहाँ पे, ठीक है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, स्पेशली जो एयर पोल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन जो होता है, या कंस्ट्रक्शंस ओवर कंस्ट्रक्शन करना, इन सारी चीज़ों पर निगरानी रखती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बावजूद भी राइटर ये बताना चाह रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इन पोल्यूशन से पता है कौन सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, वो है आपकी वर्किंग और लोअर क्लास, ठीक है। क्योंकि जो अपर और पॉलिटिकल क्लासेस होती है ना, उनके पास फाइनेंशियली वो साउंड करते हैं, वो क्या है, उनके पास इतनी अफोर्डेबल लाइफ है कि वो अपने एयर पोल्यूशन को, अपने जब सराउंडिंग में रह रहे हैं, वो जिस भी इंडोर घर में ऑफिस में रह रहे हैं, तो वो एयर फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं, वो अपने गाड़ीज़ में जो है फ़िल्टर रखवा सकते हैं, या फिर जो है अपने फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की वजह से वो सिटी भी छोड़ सकते हैं, लाइक फ़्लाइट लेकर गोवा चले गए, कोस्टल एरियाज़ पे चले गए, या माउंटेन रीजन्स पे चले गए। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है पुअर और वर्किंग क्लास अफोर्ड नहीं कर सकती, है ना, उन्हें डेली काम करना होगा। तो
ये सारी चीज़ें जो हैं राइटर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, और ये चीज़ें और उन लोगों के लाइफ में जो है कॉम्प्लेक्सिटी को और बढ़ा देती है और चैलेंजेस को बढ़ाती है। और जिस हिसाब से इन्वायरमेंट का एयर पोल्यूशन जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वो एक क्लाइमेट का इशू भी कंसर्न हो रहा है सबके लिए, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सरप्राइजिंगली ये है कि हमने अटेंशन तो दिए हैं, लेकिन इंडिया के कैपिटल होने के बाद भी जो है जो टॉक्सिक स्मॉग है वो काफ़ी ज़्यादा दिल्ली के अलावा दिल्ली के आसपास के जो सराउंडिंग एरिया है, इवन बॉर्डर क्रॉस लाइक बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश कह रही हूँ, लाइक पाकिस्तान हो गया, ऊपर अफगानिस्तान हो गया, इधर चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, यहाँ तक रीजन्स को भी जो ये एयर है इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि नेचर की थोड़ी बाउंड्री होती है भैया। आपने पॉलिटिकल बांट दिया है कि ये मेरा इंडिया है, ये नेपाल है, ये पाकिस्तान है, लेकिन बाउंड्री थोड़ी बांटती है, विंड थोड़ी बांटता है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि आसपास के जितने भी नेशंस हैं हिमालय के ऊपर, यानी आप लगा लीजिए ये जो जैसे ये हिमालय है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ इस वाले रीजन के नीचे, इस हिमालय के नीचे जो भी कंट्री रह रही है, जैसे इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, इधर भूटान हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान है, ये पूरा रीजन सबसे ज़्यादा, यहाँ बांग्लादेश, ये पूरा रीजन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इस विंटर्स में पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर यही बताना चाह रहे हैं कि ये सब कॉन्टिनेंटल रीजन्स को बहुत ही वास्ट तरीके से इम्पैक्ट करती है। ये वो हवा है जिसको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है एक नेशन से दूसरे नेशन में जाने के लिए। ठीक है, तो ये इशू कहीं ना कहीं साउथ एशियन नेबर्स के बीच में आ जाती है, तो इंटर कॉन्टिनेंटल हो जाता है। तो यहाँ पे इस रिलेशन के साथ साथ, इंटरनेशनल हिस्टोरिक रिलेशन के साथ, हमें यहाँ के इस इशूज़ पे भी जो है काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, तो राइटर यही बता रहे हैं कि ओवरऑल यहाँ पे कि साउथ एशिया को भी फोकस करना चाहिए ओवरऑल की इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ कितनी बड़ी इशू है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली, सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया को नहीं, इसके आसपास के सराउंडिंग नेशंस को भी जो है ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। क्योंकि लाहौर आपके सामने एग्जांपल है, लाहौर टॉप मोस्ट में आता है वर्ल्ड के पोल्यूशन सिटी में, है ना। उसके बाद दिल्ली है, या कभी दिल्ली और लाहौर में लड़ाई होती है कि कौन आगे कौन पीछे। तो ये चीज़ें हैं, बहुत बड़ा तो कंसर्न वाली चीज़ है पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए। ठीक है, तो ये एक अलग पर्सपेक्टिव दिखा आर्टिकल में। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए ये आर्टिकल ना आपका एक्चुअली, आप ना इसमें टर्म याद रखिएगा, ये नोट्रे डैम करके है, ये एक्चुअली मॉन्यूमेंट है। ये मॉन्यूमेंट है, आज से 5 साल पहले ना यहाँ पे फायर हो गया था, तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया था। तो अभी रिसेंटली फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रोन है, इन्होंने कहा कि ये रीओपन होगा ये मॉन्यूमेंट। ठीक है, तो आप याद रखिएगा नोट्रे डैम जो है ये पेरिस में है ये, ठीक है, जिसको आर लेडी ऑफ पेरिस बोलते हैं, नोट्रे डैम, ये मॉन्यूमेंट है। तो ये प्लेस मैचिंग में आ सकता है, जो होता है ना कि ये प्लेस दे दिया और इसकी जगह दे दी, तो इस तरीके से यूपीएससी में वर्ड्स या टर्म्स में पूछ सकता है कि नोट्रे डैम न्यूज़ में था, क्या है ये, तो बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक आर्टिकल ये बताया गया है कि जो साइंटिस्ट हैं वो गैलेक्सी की पिक कैसे लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस गैलेक्सी में हैं, ठीक है, ये हमारा गैलेक्सी है, जैसे आपको मैं और अच्छे से बताऊं, जैसे ये हमारा गैलेक्सी है, मान लो ये हमारा सन है, इसके बाद 8-9 प्लैनेट्स हैं हमारे सारे। ठीक है, तो आपने अर्थ की पिक ली, आपने इसकी, तो आप इससे इसकी पिक ले सकते हो, यहाँ से इसकी ले सकते हो, यहाँ से इसकी ले सकते हो, लेकिन आप अपने यहाँ से इस बाहर पूरे गैलेक्सी की पिक कैसे ले सकते हो। आपका जो गैलेक्सी का नाम है वो मिल्की वे है, पूरे मिल्की वे की ये जो सोलर सिस्टम है ये इस तरीके से दिखता है, ये कैसे लिया है। आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी तक आप जो अपने पूरे गैलेक्सी का, आपके मिल्की वे की सोलर गैलेक्सी का देख रहे हो ना पिक की, यहाँ पे मार्स है, यहाँ पे, ये सिर्फ इमेजिनरी बनाया है साइंटिस्ट ने। अभी तक हमने अपने गैलेक्सी को बाहर से नहीं देखा। जैसे आपका घर है ये, ठीक है, आप घर के किचन दिखा रहे हो, बाथरूम दिखा रहे हो, रेस्ट रूम दिखा रहे हो, या फिर आप डाइनिंग रूम दिखा रहे हो, लेकिन आप अपने बाहर से अपने घर का भी एक मैप बनाते हो, एक पिक्चर लेते हो। तो ये चीज़ अभी हमारे पास अपनी गैलेक्सी का नहीं है, क्योंकि जब आप अपनी गैलेक्सी से बाहर जाओगे, गैलेक्सी टू गैलेक्सी जाओगे, तब आप ये पिक ले पाओगे ना। तो अभी क्या हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट ने ना अपने ही गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी का जूम पिक्चर लिया है। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ से डिस्टेंस है कम से कम 1,60,000 लाइट ईयर्स अवे है, जिसका नाम दिया है WOHC64 है ये। ठीक है, नाम याद रखिएगा। और यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के द्वारा ये लिया गया है, और ये टेलीस्कोप से लिया गया है यूरोपियन एजेंसी के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये, बाकी तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस क्योंकि ये टर्म भी इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या है, WOHC64 न्यूज़ में था, या किस ऑब्जर्वेटरी ने लिया इस गैलेक्सी की पिक। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी है ये, और जूम गैलेक्सी की पिक है ये, सबसे बड़ी बात, और ये पहली पिक है ये। ठीक है, इसके अलावा ओडिशा ने क्या किया, जो एग्जाम्स में चीटिंग्स होते हैं ना,
तो क्या होता है उस एग्ज़ाम की चीटिंग में, या तो देखो एग्जामिनर भी जो सेंटर है, जो इन्विजिलेटर है, वो भी इंक्लूड होते हैं, या फिर जो है ऑनलाइन चीटिंग होती है, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल पीसी कंप्यूटर में ऑनलाइन एग्जाम होता है तो कंप्यूटर को हैक कर दिया जाता है, आपके आंसर्स कीज में छेड़छाड़ होती है। तो इस तरह के इस चीज़ के लिए ना उड़ीसा ने अब क्या किया है, अपने यहाँ पे एक स्टेट लेवल के इसमें असेंबली में बिल पास किया है, ठीक है। और यहाँ बोला है कि सीधी बात है, जो भी इस तरीके से चीटिंग को बढ़ावा देगा, चाहे वो टीचर हो, फैकल्टी हो, या कोई नॉन इंडिविजुअल हो, सिंगल, तो वहाँ पेनलाइज किया जाएगा। पेनाल्टी बहुत ज़्यादा टफ कर दी गई है, और इसी के लिए प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लाया गया है। और उड़ीसा ही यहाँ पे अभी रिसेंटली जो है और भी स्टेट थे, जैसे झारखंड है, इसके अलावा उत्तराखंड है, इन्होंने भी लाए हैं। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, कोई सिंगल पर्सन है, उसने इस काम को दिया है, तो उसको जो है सजा हो सकती है 3 साल की, कम से कम 3 की होगी, 3 से 5 हो सकती है, 10 लाख का जुर्माना होगा अगर कोई एक इंडिविजुअल है। या फिर अगर सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे मान लीजिए एग्जामिनर ही है, एग्जाम हॉल या एग्जाम से रिलेटेड ही कोई पर्सन है जो सर्विस दे रहा है, जो इस चीटिंग में सपोर्ट कर रहा है, उसको कम से कम 1 करोड़ का पनिशेबल होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है उसे 4 ईयर्स से ज़्यादा जो है कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन से हटा दिया जाएगा, वो कुछ भी इस तरीके से वर्क कर नहीं पाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई ग्रुप है, पर्सन और ग्रुप है, तो उसमें जो है कम से कम 5 साल की सज़ा और 10 साल तक है जो है एक्सटेंड कर दिया जाएगा इसको, 1 करोड़ की फ़ाइन है। और इसको जो है लीड करने वाले ऑफिसर्स वो डीएसपी या एसीपी से नीचे रैंक के लोग के ऑफिसर्स नहीं होंगे। देखिए ये बात आ जाती है कि ये लॉ की नीड क्या है, क्योंकि अभी पिछले अक्टूबर में ना जितने भी एग्जाम्स ऑनलाइन हुए हैं ना, जैसे कि इंडियन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, सुपरविजन स्टैटिकल ऑफिसर्स, जो भी ओडिशा में एग्जाम्स हुए हैं ना, उन सब में भर भर के चीटिंग हुई है, वो भी ऑनलाइन, ठीक है। तो इस चीज़ के क्या हो रहा है कि बहुत सारे जैसे वैकेंसीज आते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत लॉस भी तो होता है ना, आप सोचिए। और पता है यहाँ चीटिंग कैसे हो रही है, चीटिंग हो रही है कि बच्चा कोई शॉपिंग मॉल में बैठ के, घर में कोई कंप्यूटर या कैफ़े में बैठकर जो है आराम से चीटिंग कर करके उस एग्ज़ाम को पास कर रहा है पीसी में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सब एक जगह एक सेंटर में जाके जो है अलॉट होते हैं और वहाँ पे सेंटर के द्वारा पीसी अलॉट करी जाती है, ऐसा नहीं है। वो जहाँ मर्जी अपने किसी भी कैफ़े में, सोचिए कैफ़े में बैठ के कोई एग्ज़ाम दे रहा है, यार कहाँ से मतलब पॉसिबल आपको लग रहा है कि चीटिंग नहीं होगी। तो वो सिस्टम यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इससे पहले नहीं था यहाँ भी, इसलिए प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 पास हुआ है। अब दूसरा आर्टिकल लास्ट क्या है, देखिए यूजीसी ने क्या निकाला है कि जैसे आप नॉर्मली डिग्री करोगे 3 साल की होती है, नॉर्मल बैचलर, बीएससी, बीए, बीकॉम, है ना। अगर आप बीटेक करते हो तो 4 साल की होती है। तो जैसे 3 साल की अगर आपकी बीए बीएससी है तो वो उसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं, इसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं, है ना, हर साल में 2 सेमेस्टर्स। तो यहाँ पे यूजीसी ने ये गाइडलाइन निकाली है आने वाले टाइम पे एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम और एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम करके। अब एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम क्या है, जैसे 3 साल का कोर्स है आपका, आपके पास 6 सेमेस्टर है, तो आप 4 सेमेस्टर्स तक तो जो है आप अपना पढ़ाई कर सकते हो। बाकी 2 सेमेस्टर्स में जो है, बाकी 2 सेमेस्टर्स आपके इस 4 सेमेस्टर्स के बेसिस पे आपको ग्रेड दी जाएगी, और बचे हुए 2 सेमेस्टर्स में आप हायर एजुकेशंस पे अप्लाई कर सकते हो या जो कोई जॉब कर सकते हो, ठीक है। यानी इनका मेन मोटिव है कि कम टाइम पे हम अपनी क्वालिटी, अपने हायर स्टैंडर्ड्स को बढ़ा ले एजुकेशंस के लिए। हम ऐसा नहीं है जैसे 3 साल बैचलर किया फिर 2 साल मास्टर्स किया तो 5 साल चले गए ना आपके। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे 2 प्रोग्राम लाया जा रहा है। एक्सेलरेटेड डिग्री 3 साल के लिए है, एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम 4 साल या उससे ज़्यादा वालों के लिए है, ठीक है। तो अब यहाँ बोला जा रहा है कि इसको आने वाले टाइम पे 2025-26 में जो सेशन आने वाला जुलाई अगस्त का, तब से शुरू किया जाएगा। तो ये आज की न्यूज़ थी, ठीक है। बाकी आप एक बार एग्ज़ाम के लिए यूजीसी जो है ये बॉडी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो अब एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। तो ओवरऑल ये न्यूज़ था। थैंक यू।